जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने हरित क्रांति के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम श्वेत क्रांति के और श्वेत क्रांति 2.0 के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, श्वेत क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, ये हम देखें कि हरित क्रांति की जो पृष्ठभूमि थी, जिस पृष्ठभूमि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, लगभग उसी पृष्ठभूमि में ही श्वेत क्रांति की आवश्यकता को जन्म दिया। वो कैसे? भारत जब 1964-65 के आसपास खाद्य समस्या, खाद्य संकट से जूझ रहा था और दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की स्थिति थी, अमेरिका के द्वारा बार बार ये धमकी दिया जाना कि हम आपके गेहूं के जो हम आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं, अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया तो हम आपको सहायता देना बंद कर देंगे। इन परिस्थितियों ने दोस्तों हमारे देश के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को या जो भी नेतृत्व करता थे उस समय के, उनको ये एहसास दिला दिया कि भारत को अब आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। इसी पृष्ठभूमि में ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई ताकि खाद्यान्न संकटों से मुक्ति पाया जा सके। और जब हरित क्रांति सफल हुई तो भारत सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने सोचा कि अब हमें एक श्वेत क्रांति की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर इसी क्रम में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, इसकी स्थापना हुई 1965 में। फिर 1970 में ही श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। तो आई थिंक यहाँ तक एक स्टोरी के फॉर्म में आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम वन बाय वन कोशिश करते हैं इसके हर टॉपिक को देखने की। तो श्वेत क्रांति क्या है? सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है। तो देखिए, श्वेत क्रांति देश में दूध उत्पादन में तेज वृद्धि से जुड़ी क्रांति को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में 1970 में ऑपरेशन फ्लड ही चलाया गया था, एक कार्यक्रम चलाई गई थी और उसी को ही श्वेत क्रांति कहा गया। अब इसके उद्देश्य क्या थे ये जानते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कब इसकी शुरुआत हुई, बाकी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे। इसके प्रमुख 4 उद्देश्य थे दोस्तों। पहला उद्देश्य था देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा, इसके माध्यम से ग्रामीण आय में वृद्धि करना। तीसरा, जो उपभोक्ता हैं उनको उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। और चौथा, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना। यानी इन चारों चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही हम कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। आई होप ये उद्देश्य आपको फिंगर टिप में होनी चाहिए, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हमने आपके फुट नोट पे डाल दिया है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को तो हम संविधान दिवस मनाते ही हैं, साथ ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ये तो एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस लिए मनाया जाता है? वर्गीस कुरियन जी के कारण। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के नाम से 26 नवंबर को मनाते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी ये हम थोड़ा सा अब पॉइंट टू पॉइंट आगे देखते हैं। भारत सरकार ने हरित क्रांति की सफलता को देखते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। एक कार्यक्रम चलाया गया, ऑफिशियल मतलब जिसका औपचारिक रूप से उसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, यानी दूध की बाढ़, दूध की धार बहाना, है ना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। ये आपको इसके मुख्यालय को अच्छे से याद रखिएगा, इससे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। इसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जब 1965 में इसका गठन हुआ
फिर 1970 में इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसके नेतृत्व में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था सहकारी ग्रिड बनाकर ग्राम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूध का उत्पादन था उसको बढ़ाना था, उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो उनकी जीवन स्तर को ऊपर उठाना था, उनके आय को बढ़ाना था। एक प्रकार से आप ग्रामीण विकास जो उनकी लक्ष्य थी, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। यह कार्यक्रम 3 चरणों में 26 साल तक चला। हम वन बाय वन हर चरण को देखेंगे इसमें। देखिए, इससे ये हुआ श्वेत क्रांति से कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। डेयरी में नहीं है, याद रखिएगा, डेयरी में दूसरे देश आते हैं, डेयरी उत्पादन में नहीं, दुग्ध उत्पादन में है हम, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही ब्रांड अमूल की स्थापना की थी, AMUA, अमूल। इसका फुल फॉर्म आपको गूगल में एक बार सर्च करके देखना है, आपके लिए छोटा सा होमवर्क। तो हमने देख लिया कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। इस डेट को आपको याद रखना ही है। दूसरा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, 1970, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड में आखिर जो क्रियाविधि थी वो एक्चुअल में थी क्या, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं ताकि इस टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे मुख्य समस्या थी ये थी कि ग्रामीण स्तर पर जो दूध का उत्पादन होता था वो क्या था, शहरों तक पहुंच नहीं पाता था, है ना। तो इससे क्या होता था, ग्रामीणों को उतना अधिक फ़ायदा नहीं होता था और न ही उनके प्रोडक्ट का मूल्य मिलता था। और दूसरी बात कि शहर के लोग भी ग्रामीण प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं अछूते थे। तो इसमें वर्गीज कुरियन जी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया और ये किया कि जो ग्रामीण किसान हैं, निचले स्तर के जो दुग्ध उत्पादित कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ब्लॉक स्तर पर एक खंड स्तरीय सहकारी समिति बनाई, ठीक है। अब ये खंड स्तरीय सहकारी समिति सीधे क्या करती थी, एक ग्रामीणों से क्या करती थी, दूध लेती थी। मतलब किसान इनको सीधे सीधे बेचते थे। अब किसान का मुख्य काम हो गया सिर्फ दूध उत्पादन करना, शहरों तक पहुंचाना नहीं। अब ये चैन सिस्टम बना दिया वर्गीज कुरियन जी ने। फिर खंड स्तर में जो भी दूध का जो कलेक्शन होता था वो कहाँ पहुंचता था, जिला स्तर के सहकारी समिति। मतलब खंड वाले अब सीधा सीधा जिला वालों को बेच देते थे, उनके पास पहुंचा देते थे। अब यहाँ से पहुंच गया ग्राम से कहाँ, जिला। अब ये हुआ कि जिला वाले क्या करते थे, राज्य स्तर पर भी क्या किया गया, राज्य स्तरीय दूध संघ स्थापित की गई, ठीक है। अब ये जिला से कहाँ पहुँचा, सीधे सीधे राज्य में पहुँच गया। तो अब देखिए, गांव में उत्पादन को हमने कहाँ पहुँचा दिया, जी राज्य स्तर पर हमने उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को पहुंचा दिया। तो यह किसानों के लिए भी बहुत ही ईजी हो गया, ये बहुत ही सरल हो गया कि उनको सिर्फ अब दूध का उत्पादन करना है, भाई कोई दूसरा इसको हमसे खरीदेगा, फिर वो क्या करेगा, तीसरे को बेचेगा, फिर वो क्या करेगा, चौथे को बेचेगा। इस प्रकार से देखिए कि तो ये पूरे एक हिसाब से चैन सिस्टम स्थापित कर दिया। तो सबके लिए इसमें क्या हो गई, सहूलियत हो गई। यही था ऑपरेशन फ्लड। दूध का उत्पादन हुआ, सहकारी समितियां बना दी गई, यही सहकारी समितियां खरीदती थी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर वही प्रोडक्ट, वही दूध पूरे राज्य स्तर पर अब पहुंचने लगा। तो अब किसानों के पास इसको बेचने की दिक्कत नहीं थी, सिर्फ उनको ध्यान लगाना था दूध के उत्पादन पर। आई होप ऑपरेशन फ्लड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इन्फोग्राफिक व्यू में आपको समझाने की कोशिश की है और इससे समझना काफ़ी आसान हो जाता है। हमने देखा था श्वेत क्रांति के चरण, 3 चरणों में यह श्वेत क्रांति चलाया गया था।
प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। आइए वन बाय वन इसको हम देखते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1970 में जैसे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई श्वेत क्रांति की, तो पहला जो चरण था ना वो 1970 से 1980 के बीच तक चला, यानी 10 वर्ष तक, लगभग 10 वर्ष हम मानते हैं। इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि वित्तीय सहायता किसने प्रदान की थी इस ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण के लिए। ठीक है, तो किसने प्रदान की थी? ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या करता है? पूरे विश्व के लिए खाद्य से संबंधित कार्यक्रम चलाता है। तो इस समय यूरोपीय संघ ने हमारी सहायता की, तो इसको आपको याद रखना है। मान लीजिए ऑप्शन में सिर्फ यूरोपीय संघ दिया है तो आप यूरोपीय संघ को लगाइए। यदि दोनों दे दिया है और ऑप्शन में ए और सपोज एक रहता है लास्ट में डी या सी में लिखा रहता है दोनों, तो आप दोनों को ही इसमें टिक करिएगा, इससे पूछे जाने की संभावना है। प्रथम चरण में क्या हुआ था? देश के प्रमुख महानगर ही शामिल थे, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बड़े बड़े महानगर थे, उनको ही इसमें शामिल किया गया था। दूध के विपणन में सुधार हुई इसमें, और दूध शेडों की संख्या इसमें सिर्फ और सिर्फ 18 थी। ये संख्या नहीं पूछा जाएगा, ये आपके बस समझने के लिए है कि प्रथम चरण में और द्वितीय चरण की गतिविधियों में मुख्य कार्य क्या क्या किए गए थे। द्वितीय चरण चलाया गया, इसको आपको याद रखना है 1981 से 1985। मतलब मुख्यतः ये 80 से मान के चलते हैं, लेकिन कई स्रोतों में 81 से दिया हुआ है, तो 81 से लेकर 85 तक 5 वर्ष तक चलाया गया ये। अब देखिए पहले चरण में जो दूध सेट सिर्फ 18 थे, वो कितने हो गए? 136 हो गए। मतलब जहाँ पे दूध का क्या किया जा रहा है? संग्रहण किया जा रहा है, जहाँ से हम दूध का क्या कर रहे हैं, किसानों से या सहकारी समितियों से जो खरीदने का केंद्र होता है, फिर उसको हम वहाँ भंडारित करते हैं, फिर दूसरे जगह छोड़ते हैं, ऐसे दूध से सेंटर समझ लीजिए आप, वैसे इनकी संख्या बढ़ा दी गई और वो हो गया 136। उन क्षेत्रों को भी द्वितीय चरण में शामिल किया गया जो चरण एक में शामिल नहीं थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र तक पहुंचाना, तो हमने अब इसमें अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया। ग्रामीण सहकारी समितियों का शामिल होना, अब देखा ग्रामीणों ने कि भाई इससे अब सबको फ़ायदा हो रहा है, दो सहकारी समितियों की बनने की संख्या बढ़ गई और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने लगे। फिर आई इसमें वित्तीय सहायता, किसमें? वही यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहायता कार्यक्रम और विश्व बैंक के द्वारा अब ऋण भी लेने लगी गवर्नमेंट जो है, अब ये विश्व बैंक से ऋण भी हमें प्राप्त होने लगा, तो ये इसकी वित्तीय सहायता हमें मिली। तृतीय चरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ड्यूरेशन को पूछा जा सकता है, तो यह 1985 से लेकर 96 तक 10 वर्ष तक चलाया गया। इसमें क्या किया गया? बुनियादी संरचना को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की गई, वही कि कैसे सैंपल को हमें दूध के कलेक्शन करना है, फिर इसको भंडारण करके कैसे हमें अगले नेक्स्ट चैनल तक पहुंचाना है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बुनियादी संरचना को क्या किया गया? इसमें सुदृढ़ बनाया गया। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ी, अब ज़्यादा से ज़्यादा सहकारी समितियाँ इस ऑपरेशन फ्लड से जुड़ने लगी। अब इसमें ध्यान दिया गया कि पशुओं के स्वास्थ्य और पशु पोषण के अनुसंधान और विकास पर बल दिया गया। अब तक पशुओं को ऑपरेशन फ्लड के पहले उतना ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। अब क्या हो गए थे? पशु एक एसेट बन चुके थे, वो तो प्राचीन काल से ही, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आदिम समय से ही क्या हुआ, ऐसे आखेटक हुए, फिर पशुपालक हुए, फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे कृषि करने की कोशिश की। तो भाई हमारा तो प्राचीन काल से ही इनसे रिश्ता है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि पशुओं की स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो अब ये पशु क्या हो गए? एक प्रकार के एसेट बन गए। अब इन पे ध्यान दिए जाने की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, तो तृतीय चरण तक आपने अच्छे से देख लिया। अब जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि इनका
ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव होना है उस दृष्टि से भी हमें इनको पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या हुआ। प्रभाव में एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसका ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पढ़ना है। सबसे पहले दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल, ये तो सही है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। दूध उत्पादन में क्या वृद्धि हुई हम इसके नेक्स्ट उपलब्धियों में देखेंगे। ग्रामीण विकास और लोगों को रोज़गार मिला। बिल्कुल, ग्रामीण विकास हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, इसमें कोई दो मत तो है ही नहीं। दुग्ध उत्पादों में आत्मनिर्भरता आई। पहले जो हम दुग्ध उत्पाद विदेशों से आयात करते थे वो कहीं ना कहीं अब हम आत्मनिर्भर हो चुके थे। सहकारी समितियों का गठन हुआ। आपने देखा कैसे हमने बहुत अच्छे से समझा इसको, सहकारी समितियां कैसे इस चैनल में शामिल थी, तो उनका गठन भी हुआ। उपभोक्ता के हितों की रक्षा हुई। मान लीजिए कि कोई भी गांव से दूध जब शहर तक पहुंचते पहुंचते आता था तो वो 10 रुपए का दूध मान लो पहुंचते पहुंचते 50 रुपए हो जाता था। लेकिन सहकारी समितियां जब इस चैनल में जुड़ी ना, तो वो क्या हुई कि भाई अब जो हम उपभोक्ता हैं ग्राम शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, उनके हितों की रक्षा हुई कि अब उनको एक रीजनेबल प्राइस पर क्या मिलने लगा, दूध मिलने लगा। तो उनके हितों की रक्षा हुई। बेहतर पोषण, बिल्कुल, खाद्यान्न संकट की जो स्थिति थी उसके कारण अब क्या हुआ, दुग्ध उत्पादन ने एक बेहतर पोषण देने का विकल्प भी बना गया ये, है ना। तो पोषण में हमें फ़ायदा हुआ। महिला सशक्तिकरण, जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादातर इससे संलग्न रहती है इस कार्य से, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे उनको भी लाभ पहुंचा और महिला सशक्तिकरण में हम काफ़ी आगे बढ़े। फिर अब इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, है ना। हमें श्वेत क्रांति से आखिर हमें मिला क्या। जो पहली श्वेत क्रांति थी जो 1996 तक चली थी, इससे आखिर हमें प्राप्त क्या हुआ। तो भारत दुनिया का शीर्ष उत्पादक देश बन गया, पहला पॉइंट ये। दूसरा है कि वर्तमान में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 471 ग्राम है। ये कब, 2023-24 के डाटा के अनुसार ये मैं बताया हूँ। जबकि श्वेत क्रांति से पहले भारत में कितनी थी, 125 ग्राम। ये डेटा आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ आपके समझ के लिए है, वर्तमान डेटा को पूछा जा सकता है। डेयरी विकास में श्वेत क्रांति का महत्व वैसा ही है जैसे हरित क्रांति का अनाज उत्पादन में था। पशुओं के लिए भी अब स्वास्थ्य योजनाएं प्रारंभ की गई। तो ये थी उपलब्धियां जो श्वेत क्रांति के माध्यम से हमारे देश को प्राप्त हुई थी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्तमान में जो श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है उसके लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, क्या क्या उसमें घटक शामिल हो रहे हैं, इन सब को हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे भी पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि 2024 में ही सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है पूछे जाने की। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर ये श्वेत क्रांति 2.0 क्या बताना चाहते हैं हमें। यह महिला सशक्तिकरण और कुपोषण के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की एक पहल है। मतलब 2.0 क्या है, हमने देखा था श्वेत क्रांति में मुख्य उद्देश्य लगभग दुग्ध उत्पादन बढ़ाना ही था, लेकिन इसमें अब देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में कुपोषण की समस्या जैसे आए दिन देखने को हमें मिलती है। महिला सशक्तिकरण, भारत सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अब नए जो आइडियाज़ हैं, नए कामों में उनको एंगेज करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि उनकी सशक्तिकरण हो सके। और श्वेत क्रांति 2.0 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके लक्ष्य क्या है ये आइए जानते हैं। सहकारी समितियों द्वारा खरीद को वर्तमान 660 लाख लीटर प्रतिदिन से 5वें वर्ष के अंत तक 1000 लीटर करना है। देखते हैं इसमें
सरकार ने लक्ष्य कैसा निर्धारित किया है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत वर्षवार प्रस्तावित लक्ष्य निम्नानुसार है। तो क्या है, सहकारी दूध जो संघ है वो क्या करते, दूध खरीदते हैं। तो आधार वर्ष 2023-24 में ये मान रही है गवर्नमेंट कि 660 लाख लीटर प्रतिदिन वो दूध खरीदती है। तो इसको पाँचवें वर्ष यानी कि वर्ष 2028-29 में जस्ट डबल करना है ना, मतलब लगभग 50% मान सकते हैं। तो 1000 के आसपास इसको करना है, और वो क्या है, लाख किलोग्राम प्रतिदिन इसकी खरीदी करनी है। 24-25 में 720 हो गया, 25-26 के लिए 780, 26-27 के लिए 847, 27-28 के लिए 930 और 28-29 के लिए 1007। ये आपको रटना नहीं है पूरे टेबल को, आप बस ना इसको एक बार लगभग 1000 के आसपास इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 5वें वर्ष के अंत तक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। ये हो गया 2.2 का लक्ष्य हमने देख लिया। इसकी कार्य योजना, मतलब इसको हम कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसमें लक्ष्य जो कार्य योजना बनाई गई है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों यानी कि एमपैक्स यानी कि मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डेयरी की गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, हमने पहले ही देखा जिसका गठन कब हुआ था, आप बताइएगा, के संसाधनों से 40,000 रुपये प्रति एमपेक्स की दर से 1000 एमपेक्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। और ये न्यूज़ है जो हमें डेटा जो मिली है गवर्नमेंट के साइड से, इन्होंने एक क्या किया है, एसओपी बनाया है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब एक मानक प्रक्रिया बनाई है श्वेत क्रांति 2.0 को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रक्रिया के तहत क्या कर रहे हैं, आपने प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के बारे में अर्थशास्त्र में आप पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते हैं। हम जब सहकारी बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आएगा। ये क्या करते हैं, गांव के स्तर पर ग्रामीणों को क्या करते हैं कि ऋण उपलब्ध कराते हैं कृषि से संबंधित। तो यही क्या है, कृषि साख समिति। तो इनको क्या किया जा रहा है कि अब इनको दुग्ध गतिविधियों, डेयरी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया प्राथमिक स्तर पर, और इनको क्या किया जा रहा है, 40,000 रुपये की 1000 पूरे भारत से 1000 एमपेक्स को वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि आप श्वेत क्रांति के कार्य योजना में शामिल हो, और उनसे ही 2.0 की शुरुआत की जा रही है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरुआत की जा रही है एक छोटे से क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसके उद्देश्य को जानते हैं कि इसमें 2.0 का उद्देश्य क्या क्या है। पहले स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, वेरी ऑब्वियस है, ये तो होना ही होना है। फिर उत्पादों को बढ़ावा देना, हमने मतलब श्वेत क्रांति में क्या किया था, दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम दूध से बनने वाले डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, क्योंकि इसमें सहकारी समितियां ग्राउंड जीरो पर, मतलब निचले स्तर पर काम करने वाली समितियां हैं। इनके बिना तो श्वेत क्रांति 2.0 की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और इनके माध्यम से ही तो हमने श्वेत क्रांति को लक्ष्य को प्राप्त किया था ना, सफलता मिली थी। तो भाई इनको भी हमें शामिल करना है। और नेक्स्ट है महिला किसानों को मजबूत करना। तो ये 4 उद्देश्य हैं। जहां महिला सशक्तिकरण आया उद्देश्य में, तो आपको उसको टिक मार्क करना है आंख बंद करके, क्योंकि इससे पूछे जाने की संभावना बनती है। दूसरा, इस ट्रैप में आपको फंसाया जा सकता है कि इसकी शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की जा रही है। दे देगा किसान मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, है ना, पंचायत मंत्रालय, लेकिन नहीं, इसका आंसर है सहकारिता मंत्रालय। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया ताकि आप ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे।
याद रखिएगा किस मंत्रालय ने शुरुआत की है, सहकारिता मंत्रालय के। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार देख लीजिएगा। श्वेत क्रांति 2.0 के लाभ क्या क्या होंगे, ये सरकार ने कुछ पहले ही निर्धारित किया है कि ये लाभ हमें मिल सकते हैं। तो क्या है, छोटे डेयरी किसानों की बाजार तक पहुंच, तो इनको बाजार तक पहुंच मिलेगी, मतलब मार्केट उपलब्ध होगा। किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य मिलेगा, है ना, इससे उनको एक अच्छा मूल्य मिलेगा। महिलाएं जो डेयरी क्षेत्र में संलग्न हैं उन्हें बल मिलेगा, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात तो इसमें हम कर ही रहे हैं दोस्तों, है ना। डेयरी उत्पादों के निर्यात करने की क्षमता बढ़ेगी। जो भी डेयरी उत्पाद है, सपोज कि आप मान लीजिए कि पनीर है, बटर है, मक्खन है ना, और क्या बोलते हैं, छाछ है, लस्सी है, ये हम क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, ये सब डेयरी प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे उत्पादों को हम क्या करेंगे, न केवल उत्पादित करेंगे भारत देश के लिए, न केवल उसकी खपत के हिसाब से उत्पादित करेंगे, बल्कि अब उसको निर्यात भी करने की योजना है। चलिए, दुग्ध उत्पादन में अब भारत का स्थान क्या है, इसे थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये 2023-24 का डाटा है, हमने इसके साइट से निकाला है। ये है 471 ग्राम प्रति दिन प्रति व्यक्ति की उपलब्धता है 2023-24 के अनुसार। 24-25 का जब डाटा आ चुका रहेगा एग्ज़ाम के पहले, तो हम उसको भी एक बार देख लेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य हैं, ये हमने लिया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की साइट पर, ये जानकारी उपलब्ध है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो ये पांचों राज्यों को आपको याद रखना है। इन पांचों राज्यों में से ना कभी कभी घुमा कर देने के लिए उत्तर प्रदेश को हटा देगा, 4 राज्यों में से दे देगा। राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों को हटा देगा, 3 राज्य और एक चौथा राज्य डाल देगा, गोवा। तो आपको इन पांचों को क्रम में याद रखना है, ऐसे ट्रैप में फंसाया जाता है। तो आप भाई ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आपने इसको समझा है, बहुत अच्छे से आपने इसको जाना है। और ये हम क्या करेंगे अपने NIA स्टडी हब के, उसमें हम क्या करेंगे, इसको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप इसे अच्छे से एक नहीं 2 बार आप सुनिएगा। जब थोड़ा सा समझ नहीं आएगा तो दूसरे बार आप वीडियो को सिर्फ ऑडियो सुनते रहिएगा। कोई बहुत भारी भरकम इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद भी नहीं रखना है, हर चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम क्या करते हैं, पॉइंट बनाते हैं ना, उस पॉइंट को आपको थोड़ा सा जैसे उद्देश्य को याद रख लिया, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन इसके जनक थे, है ना, चरण को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग 7-8 सालों के बाद होने वाला है। तो कहा नहीं जा सकता कि कैसे क्वेश्चन व्यापम फ्रेम कर देगी, है ना। परिवर्तन भी हो रहे हैं, अभी एजेंसियां भी चेंज हो गई हैं, जो पहले क्वेश्चन बनाते थे वो एजेंसियां भी अब चेंज हुई है। तो परिवर्तन के दृष्टि से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अच्छा, हरित क्रांति श्वेत क्रांति हो गया, मैं चाहता हूँ 2025 में ना आप भी एक क्रांति करिए, और वो क्रांति क्या होगी, वो होगी सिलेक्शन क्रांति। आप जितने भी पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो बहुत अच्छे से, और अपने पैरों में खड़े होकर आप भी आत्मनिर्भर बने। मेरी यही शुभ मंगल कामना है आप सभी दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिए, जय हिंद।